वक्त की हेडलाइंस थी। इसके बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज सबसे पहले खास चर्चा करने वाले हैं कि बिहार चुनाव में अब वक्फ वाला प्रपंच जो है वो जोर मार रहा है। दरअसल चुनावी फिजा में बिहार में बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तो बिहार के सीमांचल इलाके में मुस्लिम मतदाताओं के बीच पहुंचे तेजस्वी यादव को इन इलाके में वक्फ कानून का विरोध सबसे माकूल मुद्दा लगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिला तो वक्फ बोर्ड वाला कानून फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। जाहिर है कि संसद के बनाए कानून को फाड़ने का दम भरने वाले तेजस्वी को सीमांचल में दरअसल मुस्लिम समुदाय के वोट खिसकने का डर सता रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी ने इन सभी सीटों पर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो जाहिर है कि तेजस्वी वक्फ को मुद्दा बना रहे हैं, जिससे गरीब मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड की मची लूट और जमीन कब्जा का विरोध तो खुद लालू यादव लोकसभा के अंदर भी कर चुके हैं और भू माफिया पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की मांग भी उन्होंने की थी। लेकिन तेजस्वी यादव मुतवल्लियों के वक्फ की पैरवी आम मुसलमानों का मुद्दा बना रहे हैं। 2009 के वक्फ बाय यूजर्स क्लॉज को लगाकर वक्फ ने बिहार के कई इलाके में बड़ी तादाद में किसानों की जमीन हड़पी है। दर्जनों केस वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन भी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को इन अवैध कब्जे से कोई लेना देना नहीं। घोषणाओं का आलम तो यह है कि महागठबंधन अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वेलफेयर स्कीम का ऐलान कर चुका है। कल महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र में कुछ और भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। जहां वोट वहां पैसा, समग्र विकास का मॉडल इस दौर में लगता है पीछे रह गया। माई बहन योजना से लेकर जीविका दीदी योजना एक मुश्त वोट की गारंटी दे रहा है क्या? तो युवा से लेकर पंचायत प्रतिनिधि, हर वो ग्रुप जो वोट की गारंटी दे रहा है वहां पुरस्कार है। लेकिन इसकी चिंता बेमानी लगती है। 3 लाख करोड़ रुपए बजट वाले बिहार में लाखों करोड़ रुपए का इंतजाम होगा कहां से? और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि अगर ऐसा है तो पिछले 2 महीने से बिहार चुनाव से राहुल गांधी क्यों नदारद है? अब तक चुनाव प्रचार में नजर क्यों नहीं आ रहे? राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने को पार्टी एक स्ट्रैटेजी बता रही है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि 40 स्टार प्रचारकों में सिर्फ अशोक गहलोत ही बिहार में क्यों दिख रहे हैं? पहले चरण के चुनाव का महज एक हफ्ता रह गया, लेकिन प्रचार को लेकर बड़े नेता अभी तक उदासीन ही हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में खुद पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार सभाएं कर रहे हैं। पार्टी के आला लीडर और अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बिहार में जनसंपर्क लगातार जारी रखे हुए हैं। लेकिन क्या महागठबंधन किसी शुभ मुहूर्त के इंतजार में है क्या? तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से प्रचार है, लेकिन महागठबंधन में अभी कहीं ना कहीं सुस्ती है। एनडीए इस मामले में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहा है, चाहे बीजेपी के नेता हों, जेडीयू के नेता हों, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि अस्वस्थ हैं, लेकिन लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी ये दावा कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पटना में जमीन घोटाले पर सख्त कानून की मांग करते हुए कहा था कि सबने लूट खसोट कर ली, अब सख्त कानून जरूरी है। लोकसभा के अंदर बोला था। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका। तो आपने लालू यादव का वो बयान सुना जो उन्होंने लोकसभा के अंदर दिया था। तो शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जनता गुमराह नहीं होगी, आरजेडी को ही सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को कूड़ेदान में डाल देंगे, जबकि ये पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट की इस पे मोहर है, इसको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन उस बयान से कुछ होने वाला नहीं है।
बल्कि बिहार की जनता ही इस बार राष्ट्रीय जनता दल को 25 साल के लिए सत्ता से दूर कर देगी और कूड़ेदान में डाल देगी। वहीं बिहार चुनाव में एक और खिलाड़ी प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में असली मुकाबला एनडीए और जनसुराज के बीच है। भाई ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। तो प्रशांत किशोर तो महागठबंधन को मुकाबले में ही नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चल रहा है प्रचार में। और ये जो वक्फ वाला तुर्रा है, ये अपने आप में प्रपंच नहीं है क्या? कोई राज्य में अगर सत्ता में आ भी जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो वक्फ कानून आप फाड़ देंगे। ये तो बिल्कुल भ्रम में और जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक गलत प्रचार करने वाली बात है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंतल कृष्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कुंतल कृष्णा जी। बाद में जुड़ेंगे कुंतल कृष्णा जी, अभी संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। साथ में हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी दिखाई पड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं। मैं पहले धीरज के पास चलता हूं। धीरज, जरा ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो वक्फ कानून को फाड़ कर फेंक दूंगा। ममता बनर्जी भी ऐसा कभी कहा करती थी कि वो सीए नहीं लागू होने देंगे, वक्फ लागू नहीं होने देंगे। बाद में कहा दिल्ली में सत्ता में लाइए ना, तब कुछ कर पाएंगे। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या दबाव महसूस कर रहे हैं क्या सीमांचल में? क्योंकि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खास तौर पर अल्पसंख्यक वोटों पर अपना दबाव बनाया है, वही दबाव इनके बयान में दिखाई पड़ रहा है, तेजस्वी यादव के बयान में। धीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। एक शेर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में ऐसा देखा जा रहा है कि गुमराह करने की जो स्थिति है वो बनी हुई है और तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि सीमांचल में जो 24 सीटों का जो खेल है, उस खेल को ओवैसी कहीं बिगाड़ ना दे पिछले विधानसभा चुनाव की तरह। इसलिए वो वक्फ बोर्ड के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जबकि हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का जो बिल बना हुआ है उसको हम फाड़ देंगे। जबकि तेजस्वी यादव को जनता को ये जरूर बताना चाहिए था कि पार्लियामेंट के लिए ये फैसले विधानसभा में तय नहीं होते हैं और ना ही विधानसभा में उस पर फैसले लिए जाते हैं। जो फैसले पार्लियामेंट में लिए गए हैं, पहली बात ये। और जहां तक गुमराह करने की बात है, तो गुमराह करने की जो संस्कृति बिहार में महागठबंधन की तरफ से चली है, उसका एक और लबोलुआब जो देखने को मिला कि तेजस्वी यादव ने 5 फैसले ले लिए बिहार की जनता के लिए। सीडीएस प्रणाली के जो लोग जुड़े हुए लोग हैं उनका मानदेय बढ़ेगा, जो आपके ये कचहरी में जो ग्राम कचहरी से जुड़े हुए लोग हैं उनका मानदेय बढ़ेगा। और इस पर एक बड़ा हमला जीतन राम मांझी की तरफ से हुआ है और जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि ये गुमराह करने की राजनीति को तेजस्वी यादव को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने बिहार की जनता को, सारे परिवार को एक एक नौकरी देकर जो गुमराह करने का काम किया, वो गुमराह करने का काम अब आज नहीं चलेगा, क्योंकि नौकरी देने के मामले में आप एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब वक्फ बिल के मामले में जो आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करना बंद कर दें। और जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त, सबसे बड़ी खबर है कि जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के खिलाफ बगावत के सुर तेज प्रताप यादव ने उठाना शुरू कर दिया है। और आज उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि तेजस्वी यादव ये बताना छोड़ दे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बिहार की जनता तय करेगी। तो गुमराह करने की स्थिति, बगावत घर से बखबोल पे गुमराह करने की स्थिति, ये लगता है कि महागठबंधन की एक चाल हो गई है। बिल्कुल, आपने तेजस्वी यादव पर एक और नए दबाव का जिक्र कर दिया, किस तरह तेज प्रताप यादव उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास विनोद जी। जिस तरह से ये वक्फ कानून पे वो कह रहे हैं कि आऊँगा तो फाड़ कर फेंक दूंगा, ये क्या मतलब? कहीं ना कहीं ऐसा है कि पहले जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इनको चिट्ठी लिखते रहे कि हमें शामिल कर लीजिए महागठबंधन में, इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई भाव नहीं दिया। बाद में उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो क्या अब तेजस्वी यादव इतना दबाव महसूस कर रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं कि आऊँगा तो वक्फ कानून फाड़ कर फेंक दूंगा? मुझे लगता है कि लाल जी कि चुनाव के का जो अभी चल रहा है बयानबाजी के सिलसिला में, वो जिस जगह पे बोले हैं उस जगह को भी अगर आप हम देखें कि वो कटिहार का इलाका है
और कटिहार के इलाके में आप देखिए कि सीमांचल से सटे हुए, जहां उनको लग रहा है कि अभी आपके मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके बीच में क्या मुद्दा उनके पास होगा, क्योंकि ओवैसी ने एक तरह से इनको एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज ये डिप्टी सीएम के नाम पे जो मुकेश सहनी के साथ में ये समझौता किया, तो वो लगभग आप सीमांचल में देखिए कि हर छोटे बड़े जो मुस्लिम वहाँ के नेता हैं लोकल, सबके इसमें ये सोशल मीडिया पे यही आ रहा है कि जो 18% है वो दरी बिछावन का काम करेगा और जो 1-2% का है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो ये बैकफुट पे तो है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी से भी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। अब ये है, ये दबाव जब ओबीसी का है तो ये बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन शायद वो वक्फ के बारे में जानते नहीं है, या मुझे लगता है कि कानून की समझ भी उनको उतनी नहीं है। क्योंकि अगर सेंट्रल आप ये देखें कि पार्लियामेंट से जो कोई कानून है जी, और वो कानून बना हुआ लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ कानून, प्रेसिडेंट की मुहर लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई भी उस पर रोक नहीं लगाई है, तो आप ऐसे एक चीफ मिनिस्टर बन भी जाएं तो भी अगर आप ये भारत के स्तर पे बना हुआ ये वक्फ का कानून है उसका आप क्या बिगाड़ेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो रही बात कि आप जिस बात को पैरवी कर रहे हैं वो आपकी नासमझी है। हो सकता है कि आप भीड़ को थोड़ा क्राउड चीयरिंग, हाँ क्राउड चीयरिंग आप कर लें, क्योंकि आपके नेता ने एक जो कारी साहब हैं उनके लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने ये बात चलाई तो वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप वक्फ को जानते होंगे तो फिर आप इसमें सिर्फ मुतवल्लियों की पैरवी कर रहे हैं जी। ये वक्फ जो पटना का है पिछले 35 साल से, तेजस्वी यादव पता कर ले, पटना के बिहार के वक्फ बोर्ड में जो नेता आज तक बदला नहीं गया, जो मुतवल्ली हैं उन्हीं के खानदान के लोग लगातार होते रहे, जिन पे सैकड़ों केस है, हाई कोर्ट से लेकर नीचे तक केस है उन मुतवल्लियों पे, जो लालू यादव इस बात को पार्लियामेंट में लोकसभा में उठा रहे थे कि डाक बंगला के इलाके में जितनी बड़ी बड़ी मकानें बनी हैं, इमारतें बनी हैं, सब वक्फ की जमीनें थी जिसको मुतवल्लियों ने बेच दिया। बिल्कुल। तो लालू यादव की बात सही लोग माने या इनकी बात सही माने ये तो दोनों तय करें, लेकिन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, इसलिए वक्फ से त्रिपाठी जी को बहुत ज्यादा इसमें मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं उनको पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी कहाँ है? हाँ, त्रिपाठी जी अगर ये बात जो बात अभी प्रशांत किशोर कह रहे थे उस पर आप गौर कीजिए कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि महागठबंधन लड़ाई में नहीं है। बिल्कुल। और राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं। आप सोचिए कि जहां इलेक्शन फर्स्ट फेज का इलेक्शन एक हफ्ते के बाद होना है, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है, राहुल गांधी कब पदार्पण करेंगे उस बिहार में इसका कोई अता पता नहीं है। कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साझा घोषणा पत्र रखने जा रहा है, तो क्या महागठबंधन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी दिखेंगे? ये त्रिपाठी जी बताएं। संदीप जी, बड़ा सवाल कि राहुल गांधी कहाँ गायब हैं, देख क्यों नहीं रहे हैं, क्या दिखेंगे? और दूसरी बात ये भी तेजस्वी कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो तो चलिए, अगर हुआ भी तो बिहार के लेवल पर वो आएंगे। आप तेजस्वी जी के इस बयान को समर्थन दे रहे हैं? अब देखिए सर, किसी के आने जाने और न रहने का मसला अब इसी पैनल में देख लीजिए कि भाजपा का आज प्रवक्ता डर के मारे भग गया सर। अच्छा, डर के मारे? बिहार में छठ भी है, हिम्मत नहीं हो रही सर। त्रिपाठी जी, बिहार में छठ भी है। बिहार में छठ है सर, बिहार से आप भी हैं, त्रिपाठी जी भी हैं। त्रिपाठी जी अगर बैठे हैं तो आपसे तो भाजपा के प्रवक्ता रोज आकर के बहस करते हैं। नहीं सर, वो डर रहे हैं कि कैसे क्या मुद्दा। अब बताइए, देश का हमारा प्रधानमंत्री, उनको छठ पे जाना था, वो इसलिए चले गए सर। अब हमारे देश का प्रधानमंत्री भी नकली यमुना में पता चल रहा है कि कल छठ मैया का पहली बार पर्व मनाएगा। अब मुद्दे पे आइए ना, आज बीजेपी प्रवक्ता नहीं आए तो त्रिपाठी जी को बोलने का मौका मिल गया। बोलिए त्रिपाठी। अब सर बात है नहीं, अभी बात आई कि आने जाने ना रहे। जी ठीक है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ यही है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जो है कल पहली उनकी रैली हुई आचार संहिता लगने के बाद, तो क्या वो अपने आप को कमजोर समझ रहे थे, इस वजह से नहीं आ रहे थे? ऐसा नहीं होता सर। हर एक पार्टी की एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत सारे काम होते हैं। ये भी स्ट्रेटेजी है बिहार नहीं जाना? नहीं, क्यों नहीं है, आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। हमको जब लगेगा हमारे साझा रैली का प्रोग्राम है और 29 तारीख जहां तक मुझे जानकारी है 29 से प्रोग्राम स्टार्ट है। संदीप जी, एक सेंटेंस बोलता हूं, अभी आपने जो कहा उसी चीज को आपसे जोड़ देता हूं। आपने कहा बीजेपी के प्रवक्ता आज डर के मारे नहीं आए, यही बात आप राहुल जी के लिए कहेंगे कि डर के मारे बिहार नहीं जा रहे प्रचार में क्या?
अगर आप ही की बात को मैं कहूं नहीं, यही मैंने उल्टा इसी कहा था कि जब बात आई तो राहुल जी के उस पे पोस्ट में मैंने कहा था कि अगर आप राहुल जी को ये कह रहे हैं तो क्या ये आप मानेंगे क्या? मतलब या तो फिर आप मान रहे हैं कि आज बीजेपी प्रवक्ता है नहीं, इसलिए वो कौन जवाब देगा इसका? यही होता सर, होता यही है जी। फिर एक चीज कह रहे हैं कि आज बिहार का चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है और इतनी मजबूती से लड़ रही है कि आप देखिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर है चिराग पासवान जी, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, किराए पर आदमी लाना पड़ रहा है, उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे। अच्छा, एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ। गिरिराज सिंह को भाषण देने से भाजपा ने मना कर दिया कि अपना मुंह बंद रखो, ये झटका मीट वाले यहाँ पर मुंह नहीं खोलेंगे, आपने बहुत भसड़ मचा रखी है, बहुत जो है हिंदू मुस्लिम कर रखा है, ये नहीं चलेगा। फिर मोदी जी पहुंच गए एक मुस्लिम कार्यक्रम में, वो रोटी बेलने, अभी आपने देखा होगा सर, राहुल जी ने इमरती बनाई तो रोटी बेलने पहुंच गए, और कहां पर? मुस्लिम समाज के कार्यक्रम में। मतलब चाहिए मुस्लिम का वोट आपको। लेकिन अभी वक्त की बात हो रही थी, वक्त पे सर कम से कम 50 डिबेट तो मैंने आपके चैनल पर की होगी, बहुत बार किया कम से कम। और सर अभी विनोद जी ने बहुत होशियारी से भी कहा कि कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कहाँ लोग रोक लगा रहे हैं? उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है संदीप जी। सर रजिस्ट्रेशन जारी है, मैं इनको क्लियर कर देता हूं कुछ चीजें। सर उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा, आप रजिस्ट्रेशन करते रहिए, जब स्टेटस चेंज नहीं होना है तो आप रजिस्ट्रेशन, सरकार है, आप कुछ भी करिए। कोर्ट ने अभी यही कहा है कि आप कोई भी स्टेटस चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मतलब है रोक लगी है। तीसरी चीज, फिर एक बात कहेंगे कि अगर जो है वो अभी एक हम जो उन्होंने हाथ जोड़कर सीट मांगी, फिर भी उनको बेचारे को 9 ही मिली, 9 या 8 मिली, जो भी, मतलब हाथ पैर जोड़ा, मोदी जी के जाके पैर पकड़ लिया, लटक गए। हाँ, मांझी जी एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एनडीए के सहयोगियों पर एक एक करके आप हमला कर रहे हैं, चिराग पासवान। मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्फ कानून को आप भी कूड़ेदान में फेंकने में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? वक्फ सर कूड़ेदान, सर हमने बिल्कुल पहले, हम विरोध करने शुरुआत करने वाले लोग हैं सर। ठीक है। लड़ाई की शुरुआत हमने की। ठीक है, यानी आप तेजस्वी जी के साथ हैं इस मामले में? नहीं, तेजस्वी जी हमारे साथ है। अच्छा, ठीक है। तेजस्वी जी हमारे बुरा मान जाएंगे क्योंकि ड्राइविंग सीट उनको चाहिए होता है। मैं सवाल दे रहा हूँ त्रिपाठी जी, नहीं एक मिनट, आपका जो हमारे पास समय आज कम है, सुनिए ना, हमारे पास आज समय कम है। मैं त्रिपाठी जी सिर्फ आपसे आग्रह करूंगा, आप जब बात करते हैं तो सीधे प्राइम मिनिस्टर से तो कम बात करते नहीं है, एकदम लेके आते हैं सबसे बड़ा। मैं आपको बस छोटी चीजें आपको दिखा रहा हूं। आपके स्टार प्रचारक में 40 लोगों के नाम हैं, 40 और सिर्फ एक अशोक गहलोत को छोड़ के आप कोई एक बंदे का नाम दे दीजिए इसमें से जो नेता आपके बिहार में है। वो कह रहे हैं स्ट्रेटजी है हमारी। अब सुनिए तो फिर 40 प्रचारक का 40 स्टार प्रचारक का नाम आप ऐलान करते नहीं। दूसरी बात कर रहा हूं, देखिए मैं इस बात से परहेज करता हूं। सुनिए सर, हम देखिए त्रिपाठी जी, हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, आप थोड़े सा करेक्ट इंफॉर्मेशन डालें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके आप फिर तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टेटस चेंज नहीं किया है। आपको अगर थोड़ा सा आप वेरीफाई कर लें, सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूजर्स था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जो इस कानून का सबसे बड़ा पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट सिर्फ 2-3 चीजों पे है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, माइनॉरिटी के लोग होंगे, वो हिंदू भी होंगे या मेजॉरिटी के लोग हो सकते हैं, एक होंगे, नहीं मिले तो इसमें इसकी व्यवस्था होगी। ये एक सुझाव सुप्रीम कोर्ट का है और आप उसको स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया। आप इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि वो भी संसद से पारित कानून है। ठीक है, ये कानून इतना आसान नहीं होता कि आप जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए, बताइए। सवाल आपका बड़ा हो रहा है, दीजिए। 2 चीजें, पहली बात तो ये पहले भी कानून जो था वो उसमें ये छूट थी, वो कानून 2 तरीके से संसद बनाता है, एक केंद्र के स्तर पर चलता है और एक ये होता है कि राज्यों को, जिस भी राज्य को अगर आवश्यकता है तो अपने अनुसार वो लागू कर दे। और ये कानून पहले भी इसी तरीके का था कि राज्यों पर डिपेंड करता था और ये आज भी उसी पर है। विनोद जी, इतनी छोटी सी जानकारी तो आपको होगी प्रभु, लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर अब मुझे भी हंसी आ जाती है। इतना विद्वान व्यक्ति और इस तरीके की बात करे, क्या आपको इन्होंने जो बात कही वो तो फैक्चुअल कही, सुप्रीम कोर्ट ने वही सब कहा है। राज्य के पास अधिकार है सर, राज्य के पास अधिकार है कि वो लागू करे या ना करे।
तो तेजस्वी जी करेक्ट कर रहे हैं। अब रही बात संसद में बने हुए कानून, हमने बताया कि अब मुझे आप फिर फैक्ट्स रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फैक्ट की बात कर रहा हूं सर। आप राज्य का कानून जहां केंद्र के कानून से कंट्राडिक्ट करेगा वहां केंद्र का कानून लागू होगा। लाल जी एक मिनट, भारतीय संविधान ये कहता है कि अगर राज्य और केंद्र दोनों एक मामले पर कानून बनाएंगे तो वहां पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा। मैं आपको एक केस देता हूं। अभी केरल हाई कोर्ट मत बोलिए, अभी केरल हाई कोर्ट ने मुनंबम मामले में एक फैसला दिया है, मेरी बात आ जाए। आप वो फैसला दिया है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड कानून के हिसाब से जो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि माननीय हाई कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा, और वो कोर्ट ने अब आज देखिए कि वो सीधे स्टेट गवर्नमेंट के जुडिशियल जो कमीशन थी उसने जो जांच की थी उसको वो एक तरह से सही मान करके आदेश दिया, तब दे दिया है जब इसमें नए वक्फ कानून में उसको अधिकार मिले हैं। तो थोड़ा सा इस बात को जानिए ना कि भाई ये वो कानून पूरे देश में प्रैक्टिस में होता है, कोई स्टेट के और इसका लेवल का नहीं होता है। बोर्ड के मैनेजमेंट में स्टेट का ये होता है। कानून के आपका 2009-2013 अमेंडमेंट से चल रहा था। संदीप जी आगे आप वक्त पे आप आगे आइए ना। बोलिए। मैं सीधे कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो ये उपेक्षा है वो सीधे राहुल गांधी की उपेक्षा को क्या महागठबंधन ने एक तरह से उनको एक किनारा किया है, या राहुल गांधी को लग रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है उनको पता है? जवाब लेंगे मालिक। दो सवाल आपके। यही आपने कहा 40 स्टार प्रचारकों में से एक नाम गहलोत के अलावा आप बता दीजिए तो मैं मान जाऊं, या तो आपने उस लिस्ट को नहीं पढ़ा। मैं आपको पूरा इसीलिए तो सवाल उठा रहे हैं। हम तो खुद ही कह रहे हैं सिर्फ गहलोत जी वहां जा रहे हैं। हमारी रिपोर्ट खुद ही कह रही है कि सिर्फ गहलोत जी वहां जा रहे हैं। मुझे याद है सर, मैं आपको कहूं तो मैं आपको गिना दूं। अरे कृष्णा अल्लाह और क्या है स्टार प्रचारक भाई साहब, तो वो तो प्रभारी है, वही है। अजय राज स्टार प्रचारक है कि नहीं है? दो सवाल तो वही है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं लौटता हूँ थोड़ा सा, मुझे धीरज के पास जाना। धीरज के पास मेरी बात पूरी हो जाए। ठीक है। धीरज ये बताइए कि क्या ऐसा लगता है, आपने तेजस्वी यादव के एक मुश्किल का जिक्र किया था, मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो तेजस्वी के ऊपर दबाव बना है, वहां जाकर कह रहे हैं वक्फ कानून फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जो अपने आप को डिप्टी सीएम डिक्लेयर करवा लिया, उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, उससे तेजस्वी यादव के ऊपर ये दबाव बना कि आप उनको सिर्फ दरी बिछाने वाला समझते हैं क्या, इसीलिए इस तरह का ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए बिल्कुल सही कहा, और पूरे जो गेस्ट थे उनकी भी बात मैंने सुनी और आपकी भी बात सुनी और विनोद सर की भी बात सुनी। दरअसल सबसे बड़ा मसला ये है कि राहुल गांधी बिहार के चुनाव से इसलिए नदारद हैं क्योंकि जब बिहार में एकजुटता की बात आई तो राहुल गांधी को अशोक गहलोत को आगे करना पड़ा और आनन फानन में ये फैसले लिए गए कि आप किसी तरीके से जाके घोषणा कर दें कि महागठबंधन एकजुट है। सच्चाई ये है कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। और आपने अभी साझा कार्यक्रम की बात की, विनोद सर ने साझा कार्यक्रम की बात कर दी, तो आप ये जान लें कि जबकि महागठबंधन का साझा कार्यक्रम है तो इसमें लेफ्ट पार्टियों ने अपना कार्यक्रम अलग से क्यों तय कर दिया साझा कार्यक्रम? और ये भी कि पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी क्यों थे? पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी क्यों थे? सही बात। तो साझा कार्यक्रम का जो संदीप जी एक लाइन का जवाब दीजिए। कार्यक्रम का हर जगह से हटा दिया, साझा पोस्टर से हटा दिया, फिर कार्यक्रम से भी हटा दिया। बताइए संदीप जी। नहीं, दो बातें। और साझा कार्यक्रम का धीरज जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ दीजिए। इसलिए वैसे भी मैं बोल नहीं पाया हूँ। दो चीजें मैंने, पहली बात तो स्टार प्रचारकों में बता दिया, कम से कम 5 नाम की वो वहां पर है। पहली चीज क्लियर कर ले दर्शक। राहुल जी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं है। सर आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे सर। अभी स्टार प्रचारक में सिर्फ क्या राहुल गांधी वही है क्या? ठीक है। अब प्रियंका गांधी वहां पर गई थी। प्रियंका गांधी ने हम कुछ हमारी घोषणाएं थी, हमने इंडिविजुअली, चलिए जल्दी से पूरी कीजिए। जबकि वो सर, जबकि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनी थी, लेकिन हमने घोषणा अकेले की। तो जो भी घोषणाएं हो रही हैं, हमारी मीटिंग कोई आज से नहीं, अप्रैल से लगातार हम मीटिंग के दौर में है। ठीक है, फिलहाल आपकी स्ट्रेटजी मान लेते हैं, आपकी स्ट्रेटजी फिलहाल मान लेता हूँ, है ना? चलिए, आज बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जुड़ पाए,
आपकी स्ट्रेटजी फिलहाल मान लेते हैं, देखते हैं कब तक आप जो है अपने बड़े बड़े स्टार को प्रचार में नहीं उतारते हैं अपनी स्ट्रेटजी के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, धीरज आपका भी शुक्रिया।